में लास्ट केंद्र राज्य संबंध पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इसका पहला प्रकार विधायी संबंध कंप्लीट किया। इसका दूसरा सेगमेंट है प्रशासनिक संबंध, केंद्र और राज्यों में प्रशासनिक संबंध। देखो, प्रशासनिक व्यवस्थाएं को लेकर काफ़ी विवादास्पद स्थितियां रही हैं भारत में। मतलब जब से देश स्वतंत्र हुआ है और आज तक देखें हम, राज्यों का, किसी ना किसी राज्यों का और केंद्र का आपस में विवाद रहता ही है। ये प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन को लेकर ही विवाद देखे जाते हैं। देखो, विवाद प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर कब खड़ा हो जाता है? अगर किसी राष्ट्र में एकात्मक व्यवस्था है। एकात्मक व्यवस्था का मतलब होगा कि एक ही सुप्रीम पावर है, सारे प्रशासनिक कार्य एक ही इकाई के द्वारा किए जा रहे हैं, तो कोई विवाद की स्थिति बनती ही नहीं है। लेकिन जिन देशों ने या जिन राष्ट्रों ने संघात्मक व्यवस्था को अपनाया हुआ है, तो वहाँ पर शक्तियों का विभाजन हो जाता है केंद्र और राज्यों के बीच में। अब किसी भी कारणवश अधिक शक्तियाँ जिस पक्ष में चली जाएगी, आने वाले समय में यही पक्ष उस कम शक्ति वाले पक्ष का शोषण या दमन करना शुरू कर देगा। यही कारण है विवाद का। विवादग्रस्त हो जाती हैं, जटिल हो जाती हैं प्रशासनिक व्यवस्थाएं किसी भी राष्ट्र में। अब भारत की अगर बात करें तो भारत संघात्मक व्यवस्था है। संविधान ने कुछ दायित्व केंद्र को दिए हैं और कुछ दायित्व राज्यों को दिए हैं, लेकिन कुछ कारणों के चलते अधिक दायित्व दिए गए हैं केंद्र को और कम दायित्व दिए गए हैं राज्यों को। अब अधिक दायित्व दिए गए हैं केंद्र को, तो कुछ मामलों में केंद्र असीम शक्ति वाला हो जाता है, और जब केंद्र असीम शक्ति वाला हो जाता है तो राज्यों को झुकना पड़ता है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण, अगर संसद के द्वारा कोई कानून पारित कर दिया जाता है, तो उस पारित कानून को अपने यहाँ क्रियान्वित करना किसी भी राज्य का पहला धर्म होगा। अगर ऐसा राज्य नहीं कर पा रहा है, तो उस राज्य के लिए समझा जाएगा कि यहाँ संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, और ऐसे राज्य में आर्टिकल 356 लागू हो जाती है, मतलब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो प्रशासनिक कार्यों को लेके जो है, जितना भी विवादास्पद स्थितियां बनती हैं, क्यों बनती हैं, प्रशासनिक कार्यों का विभाजन कैसे होता है, केंद्र राज्य मिलकर कैसे काम करते हैं, उन्हें समझते हैं। देखो, किसी भी व्यवस्था का एक सकारात्मक पहलू होता है, एक नकारात्मक पहलू होता है। तो हमें तो सकारात्मक को अधिक समझना है और नकारात्मक को भी अधिक ही समझना है, मतलब दोनों पहलू को हमें समझना होता है ना, तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते। तो हमारा टॉपिक केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, इसमें जो है आर्टिकल 356 से 256 से 263 तक पढ़ा जाता है। संविधान के भाग 11 में ही पढ़ा जाएगा। जिस तरह से विधायी संबंध पढ़ा था, इसी तरह से प्रशासनिक संबंध भी पढ़ा जाएगा। तो इसमें हेडिंग क्या लगाएंगे? केंद्र राज्य संबंध। राज्य के प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध की अगर बात की जाए कि ये विवादास्पद क्यों है या जटिलतापूर्ण क्यों हो जाता है, जटिलतापूर्ण स्थिति क्यों? देखो, जिन देशों ने संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो शक्तियां हैं या दायित्व कहें, जिम्मेदारियों का विभाजन हो जाता है।
अब ये जो विभाजन होगा ये दो तरह से होगा, कुछ जिम्मेदारी केंद्र को दी जाएगी और कुछ जिम्मेदारी राज्यों को दी जाती है। अब यहां विभाजन में हो सकता है कि अधिक जिम्मेदारी दी जा रही है किसको, केंद्र को, और इसकी अपेक्षा कम जिम्मेदारी दी जा रही है राज्य को। तो ये विवादाग्रस्त हो जाता है, विवादास्पद हो जाता है या जटिलतापूर्ण हो जाती है प्रशासनिक व्यवस्थाएं किसी भी राष्ट्र के लिए। अब इत्तेफाक से भारत का जो स्वरूप है या भारत ने जो प्रणाली अपनाई है वो अपनाई है संघात्मक। अब संघात्मक प्रणाली अपनाने का जो परिणाम है उसमें संविधान ने केंद्र और राज्यों को कुछ शक्तियां दे दी हैं। कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें केंद्र को असीम शक्तियां दे दी है। तो विवाद चलता ही रहता है। अगर जो हम स्वतंत्रता से आज तक का इतिहास पढ़ते हैं तो किसी ना किसी एक राज्य का या एक से अधिक राज्यों का केंद्र के साथ विवाद चलता ही रहता है, ठीक है, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था है। अगर किसी राज्य में या किसी राष्ट्र में एकात्मक व्यवस्था है तो वहां विभाजन नहीं होगा, वहां केवल एक ही यूनिट काम करेगी। अब यही यूनिट प्रशासनिक कार्यों को निष्पादित करेगी। अब यहाँ जो प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन है यहाँ दो यूनिट के द्वारा किया जा रहा है, एक केंद्र के द्वारा, एक राज्य के द्वारा। अब स्वाभाविक है कि विवाद तो होना निश्चित है, विवाद तो होगा, तो चलते रहते हैं विवाद। तो ये जो है समझना भी थोड़ा जटिल माना जाता है, केंद्र राज्य संबंध विद्वान कहते हैं कि थोड़े समझने में थोड़े जटिल होते हैं। तो इसमें जो है इसको धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लेंगे, क्या क्या प्रावधान है वो समझ लेंगे तो शायद जटिल ना रहे। तो इसमें जो है हमारा तो व्यवस्था क्या है, हमारा व्यवस्था है संघात्मक। अब संघात्मक व्यवस्था है तो संघात्मक व्यवस्था में क्या है, दो यूनिट है, मतलब राज्य है और संघ है। प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन दोनों के द्वारा किया जाता है। कुछ संविधान के द्वारा जिम्मेदारियां केंद्र को दी गई हैं, वो भी प्रशासनिक संबंध में पढ़ेंगे, तो इसको जो है आगे बढ़ाते हैं। प्रशासनिक संबंध जब हम पढ़ते हैं केंद्र और राज्यों में तो इसमें इसको हम कुछ कैटेगरीज दे देते हैं, कुछ भागों में विभक्त कर देते हैं। जैसे कार्यकारी शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, ये शायद अभी हम पढ़ ही रहे थे कि भी ये संविधान के भाग किसमें, भाग 11 में पढ़ा जाता है और इसके लिए जिम्मेदार अनुच्छेद है 256 से 263, ठीक है। तो इसमें जो है प्रशासनिक संबंध में सबसे पहली जो कैटेगरी हम पढ़ेंगे कार्यकारी शक्तियों का विभाजन। कार्यकारी का मतलब है प्रशासनिक कार्यों से संबंधित, मतलब कार्यपालिका से संबंधित। हमने जब संविधान शुरू किया था या संविधान ना भी शुरू किया है तो भी हम समझते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, जिसमें जो है विधायिका है, इसका काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू कराना, ये वही काम है। ये प्रशासनिक संबंध में हम जो है एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो है जो निष्पादित किए जाएंगे कार्य उसको पढ़ेंगे। और तीसरा अंग होता है न्यायपालिका, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहला है कार्यकारी शक्तियों का विभाजन, दूसरा केंद्र राज्य के दायित्व या जिम्मेदारियां, दूसरा है नेक्स्ट है राज्यों को केंद्र के निर्देश। अब देखो ये जो यहां तो ड्यूटी बता दी गई है संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों दोनों को, यहां राज्यों को केंद्र निर्देश दे सकता है। अब कुछ ऐसे प्रावधान हैं, कुछ ऐसे मामले हैं जहां राज्यों को निर्देश देगा केंद्र,
अब हो सकता है कि ये निर्देश राज्य अपने हित में ना समझे, विवाद खड़ा हो जाता है। लेकिन ये निर्देश को मानना राज्य का, बताया ना कि संवैधानिक धर्म है, राज्य को मानना पड़ेगा। मंच से कोई नेता अच्छी अच्छी बात करते हुए कितना भी जोर लगाकर कह दे कि संसद के द्वारा पारित किए गए अमुक कानून को हम अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे, लेकिन बुनियादी स्तर पर वो ऐसा नहीं कर सकता राज्य। अगर उस राज्य ने ऐसा कर दिया तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अनुच्छेद 365 कहता है ये, संसद के द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून राज्य ने अगर उसको अपने यहाँ निष्पादित नहीं किया, मतलब उस राज्य उस कानून को उस राज्य ने नहीं अपनाया, तो राष्ट्रपति के द्वारा माना जाएगा कि ये राज्य संवैधानिक तंत्र विफल कर चुका है, या इस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, यहाँ राष्ट्रपति शासन अनिवार्य है। तो उस नेता के नीचे से सीट चली जाएगी। तो भाषणबाजी में बहुत अच्छा लगता है जब कोई राज्य जोर लगा कर कहता है कि केंद्र कुछ भी कर ले, फलाने कानून को हम अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे, लेकिन पीछे कुछ और ही चलता है। पीछे केंद्र होम मिनिस्ट्री ड्राफ्ट भेजती है, वो एक्सेप्ट कर लेगा चुप और लागू कर देगा। ठीक है। तो दूसरा है केंद्र राज्यों के सहयोग। केंद्र राज्यों के सहयोग, ये भी इसमें पढ़ा जाता है। नेक्स्ट, एकीकृत न्याय प्रणाली या न्यायपालिका, और इसमें अखिल भारतीय सेवाएं हैं। लोक सेवा आयोग इसमें पढ़ा जाता है। मतलब प्रशासनिक कार्यों में इस तरह से ही हम जो है चलेंगे, और ये किसी ना किसी आर्टिकल में आ जाता है, जो हम आर्टिकल 256 से 263 पढ़ेंगे, तो ये इसमें जो है इसके प्रावधान पढ़े जाते हैं। ठीक है। तो हम जो है नंबर से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कार्यकारी शक्तियों का विभाजन है उसको समझते हैं। ये जो कार्यकारी शक्तियों का विभाजन है, ये प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन है। कार्यकारी शक्तियों में इसमें हम पढ़ते हैं कि जो केंद्र है, केंद्र सरकार के विधान संपूर्ण भारत पर लागू होगा। सबसे पहला जो है, जो प्रशासनिक संबंध है, उसमें सबसे पहला हमारा प्रकार है कार्यकारी शक्तियों का विभाजन। अब इस विभाजन में क्या है कि केंद्र सरकार ने अगर कोई कानून बनाया, विधान का मतलब कोई कानून, अगर केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया, वो कानून संपूर्ण भारत पे, भारतीय क्षेत्र पर लागू होगा। अब सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा कानून कब कब बनाया जा सकता है, यानी किन परिस्थितियों पर बनाया जा सकता है, किन विषयों पर बनाया जा सकता है। सबसे पहला केंद्र यानी संघीय सूची। सबसे पहले संघीय सूची, जो संघ सूची है उसमें आने वाले विषय पर कानून बनाएगा केंद्र और लागू कर देगा। संपूर्ण भारत में वो माननीय होगा, लागू होगा। दूसरा, अगर कोई संधि, समझौता से संबंधित कोई कानून बनाती है केंद्र सरकार, तो उस कानून को भी संपूर्ण भारत पर लागू किया जा सकता है। कोई राज्य इसमें बीच में नहीं खड़ा होगा। नेक्स्ट, कुछ विशेष परिस्थितियां या असाधारण परिस्थितियां अगर उत्पन्न होती है, तो केंद्र सरकार, वही जो हमने पढ़ा था एकता और अखंडता, इससे असाधारण परिस्थिति क्या हो सकती है। अगर कोई ऐसी स्थिति बनेगी तो केंद्र सरकार सारी शक्ति अपने हाथ में लेके कानून बनाएगा। तो सबसे पहला जो है कार्यकारी शक्तियों के विभाजन में 3
ऐसे प्रावधान हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगा। उसके बाद राज्य की तरफ, कार्यकारी शक्तियों का विभाजन में राज्यों को भी दायित्व दिए गए हैं भाई। और राज्यों को क्या दायित्व हैं? इसमें राज्यों को दायित्व में हम लिखेंगे कि राज्य अपने राज्य की सीमा में या अपने राज्य की सीमित क्षेत्रों में, राज्य सीमित क्षेत्र होता है एक, सीमा में राज्य सूची विषय पर कानून बनाना व लागू करना, एग्जीक्यूट करने का अधिकारी होगा। ये कार्यकारी शक्ति का विभाजन है। केंद्र सरकार संघ सूची में कोई संधि है, कोई समझौते से संबंधित बात है, उसमें कोई असाधारण परिस्थिति है, उसमें राज्य सरकारें अपने राज्य क्षेत्र में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएंगी। अब ऐसे विषय जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाए, इसको समझना। ऐसे विषय जिन पर केंद्र सरकार राज्यों के द्वारा कानून बनाया जाए, बनाया जाता हो, तो उस विधान को निष्पादित करने का या क्रियान्वित करने का दायित्व राज्यों का होगा, जब तक किसी विधान को संविधान या संसद के द्वारा क्रियान्वित करने का निर्देश केंद्र को ना दिया गया हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर कानून बनाया जा सकता है। ये बात कर रहा है कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब समवर्ती सूची की। कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, ऐसे विषय जिन पर कानून राज्य और केंद्र सरकार मिलकर बना सकती है। अब राज्य और केंद्र सरकार जब मिलकर कानून बनाएगा, इन कानूनों का निष्पादन कौन करेगा, इन्हें अमल में कौन लाएगा? तो इन्हें अमल में लाने का या इनका क्रियान्वयन करने का अधिकार होता है राज्यों का। तो बहुत सीधी सीधी बात है, समवर्ती सूची के विषय पर कानून कोई भी बनाए, चाहे केंद्र सरकार बनाए चाहे राज्य सरकार बनाए, लेकिन इन कानूनों को क्रियान्वित करने का अधिकार होता है राज्यों का, केंद्र का नहीं होगा। अगर किसी कानून को, यह कानून में ही ये बात डाल दी गई है संविधान या संसद के द्वारा कि इस कानून को क्रियान्वित करने का
अधिकार केंद्र का है तो एक अलग बात है, नहीं तो सामान्य स्थिति ऐसी है कि राज्य ही समवर्ती सूची के विषयों को या विषयों पर बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित करते हैं। ये प्रशासनिक संबंध में पढ़ा जाता है, ये कार्यकारी विभाजन में पढ़ा जाता है, और यही बात आर्टिकल 162 में भी पढ़ी जाती है। यहां से बाहर का अनुच्छेद है, लेकिन बात यही करता है। उसमें कहा गया है राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, और उसमें यही बात लिखी गई है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों का निष्पादन या क्रियान्वयन किया जाएगा, और ऐसे कानूनों का निष्पादन भी किया जाएगा जो केंद्र सरकार ने बनाए हैं, अगर वो विषय समवर्ती सूची के हैं तो। उसको और समझते हैं। इसमें नोट करके हम लिखेंगे क्या, अनुच्छेद 162 अनुच्छेद 162 में है राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से मतलब यह है कि राज्य का जो कार्यपालिका एग्जीक्यूट करने का अधिकार होगा वो कितने क्षेत्र तक होगा। तो इसमें पढ़ा जाता है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा उन विषयों पर कार्यपालिका शक्ति का अधिकार होगा जो विषय राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, जिन विषयों पर राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाया गया है, और जिन विषयों पर जो समवर्ती सूची के विषय हैं केंद्र सरकार के द्वारा भी अगर कानून बनाया गया है तो भी उनको क्रियान्वित करने का अधिकार राज्य का होगा। इसे हम दो तरह से समझ सकते हैं। इसे हम जो केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध हैं उसमें कार्यकारी शक्तियों का विभाजन जब हम पढ़ते हैं वहां भी ये बात पढ़ी जाती है, और अनुच्छेद 162 भी यही बात करता है। तो अनुच्छेद 162 को हम कैसे लिखेंगे, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उसके बाद लिखेंगे ऐसे विषय जिन पर केंद्र व राज्यों के द्वारा कानून बनाया जाता हो। इससे पहले राज्य सूची के ऐसे विषय, राज्य सूची के ऐसे विषय नहीं, राज्य सूची के विषय विषयों पर बनाए गए कानून तथा उसके बाद लिखेंगे ऐसे विषय जिन पर केंद्र व राज्यों के द्वारा कानून बनाया जाता हो। अब वो ऐसे विषय कहां मिलेंगे, कॉन्करेंट लिस्ट में मिलेंगे, समवर्ती सूची में मिलेंगे। बनाया जाता हो तो उस विधान को क्रियान्वित करने का दायित्व राज्यों का होगा। अनुच्छेद 162 में है ये। जब तक किसी विधान को संविधान संसद के द्वारा क्रियान्वित करने का निर्देश केंद्र को ना दिया गया हो, अगर किसी कार्य का निष्पादन क्रियान्वयन केंद्र के द्वारा कराया जाना है तो ये बात संसद के द्वारा या संविधान के द्वारा उस विधि को बनाते समय ही तय कर दी जाएगी, निश्चित कर दी जाएगी कि भी इस कार्य को हम किससे कराएंगे, इसका क्रियान्वयन कौन करेगा, इसका क्रियान्वयन करेगा केंद्र सरकार। अगर ऐसा नहीं लिखा है उस विधि में, क्रियान्वयन से संबंधित कुछ नहीं लिखा है, तो स्वभावतः वो कार्य का निष्पादन राज्य सरकार करेगी। ये समवर्ती सूची के विषय में पढ़ रहे थे। तो अभी जो है हमारा कार्यकारी शक्तियों का विभाजन कंप्लीट हुआ।